एक बात आपकी इसमें थोड़ी सी ऐड कर रहा हूँ मैं कि हमने लक्षणों के आधार पर एक बड़ी आसानी से किसी की प्रकृति को पहचानने का तरीका बतलाते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर बैठ जाएं और ट्रेन लेट हो जाए तो 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक तो ट्रेन लेट होने पर आराम से बैठे हैं, एक बहुत तेजी से गवर्नमेंट को रेलवे विभाग को इधर उधर गाली देते फिर रहे हैं, एक बड़े बेचैन हाथ मल रहे पैर मल रहे, कभी यहाँ बैठ रहे कभी वहां बैठ रहे कभी वहां बैठ रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं कभी कुछ। तो जो आराम से बैठे कफ प्रवृत्ति है, जो गाली बक रहे हैं पित्त प्रवृत्ति है, जो बेचैनी से घूम रहे हैं वो वात प्रकृति है। ये जानकारी भी मुझे पहली बार मिली और मैं आगे से देखूंगा। तो लगता है शिविर वहीं खोल सकते हैं हम। अच्छा, आप बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन और है कि जो अभी थोड़ी देर आप बैठे हैं, अभी मुझे पता है आप लोगों को वैद्य जी को दिखाने की जल्दी है, लेकिन मैं चाहता हूं आप उनको ना दिखाएं, आप खुद ही चिकित्सक बन जाएं। तो उसके लिए थोड़ी देर और बैठें तो आपके लिए लाभकारी होगा। मेरी बात को वैसे मत लीजिए, मैं ये नहीं कहता ना दिखाएं, कि आप ना दिखाएं, आपको सारी जानकारी यही मिल जाए, आप खुद चिकित्सक बन जाएं, दिखाने की जरूरत ही ना पड़े वैद्य को। हमारे लेक्चर के बाद होगा वो काम। अभी मैं आपको जो जानकारी दूंगा आप माताओं बहनों के लिए ज्यादा लाभकारी है, भाइयों के तो लिए है ही, लेकिन आप थोड़ा सुनिएगा क्योंकि ये मेरे जैसे मैंने कल भी बताया था, कुछ लोगों ने आपने सुना होगा, मैं रिपीट आज करूंगा अपनी बात कि मैं एक भुक्तभोगी हूं। मैं ना कोई वैद्य हूं, ना मैंने कोई डिग्री ली हुई, ना कुछ है, जो थी वो भी फेंक दी, लेकिन मैं सिर्फ आपको अपना अनुभव बताऊंगा आपकी भाषा में। मैं आप में से ही एक हूं जो यहां बैठ गया हूं और आपकी अपनी बात दिल से कहूंगा जो आपको शायद डायरेक्टली दिल तक पहुंच जाएगी। बहुत सारी बातें आपको टेक्निकल पता चल गई हैं, उसके बाद मेरी बात उम्मीद है आपको थोड़ी समझ में आएगी। मैं राजीव भाई को सुनने से पहले दिल्ली का ही मैं बचपन से पला बड़ा हूं, सब कुछ मल्टीनेशनल में काम भी करता था और सारे जो पिज्जा बर्गर खाने की सब आदतें थी, वजन भी 95 किलो था, सारी गलत आदतें जो होती हैं वो थी। लेकिन राजीव भाई के कारण मेरा जीवन बदला। मुझे खुशी है कि मेरी माता जी, मेरी पत्नी, मेरे बच्ची भी अभी यहाँ पर है, जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनका भी स्वास्थ्य सुधरा। तो मैं राजीव भाई का ऋणी हूँ और वो ऋण उतारने की मैं कोशिश में हूँ, लेकिन वो मैं चाहता हूँ ना उतरे, अगले जन्म में भी ना उतरे। तो उसमें प्रदीप भाई मेरा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने मुझे हिम्मत दी। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार का आयोजन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैं इस प्रकार का कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि हो जाता है, करते हम कुछ नहीं। अभी कौशल जी का मैं इस मामले में बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो उनके साधक हैं उन्होंने इतने अच्छा इंतजाम किया। कुछ कमी रही, लेकिन वो इसी वजह से कि भीड़ ज्यादा आई, और भीड़ ज्यादा आई इसका मतलब हम सफल रहे। ये एक ट्रायल था, इसमें काफी कमियां रही होंगी, उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। तो इसका ऐसे और भी कई प्रस्तावित शिविर हैं जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में लगेंगे। वो शिविर की जानकारी मैं आपको भी थोड़ी देर में दे देता हूं। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो कार्यकर्ता हैं। तो भारद्वाज जी, मुझे आपके साधकों के नाम थोड़े नहीं पता, मैं उनको सबको एकत्रित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो, मैं कहता हूं कि कुछ कमी रहती है तो एक अच्छा भोजन या कुछ भी ऐसा मिल जाए तो थोड़ा शिकायत दूर हो जाती है। भोजन प्रबंध बहुत अच्छा किया। एक महेश भाई हैं जिन्होंने, मैं देख रहा हूँ कल से वो लगे हुए हैं, वो अंदर है क्या? आई, हाँ, महेश भाई हैं, वो कल से सबको खाना खाने में लगे हुए हैं, तो मैं उनका खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में जो इनके साधक सभी हैं, और यहाँ पर आप योगा सीखने भी आ सकते हैं। तो राजीव भाई के नुस्खे और योगा दोनों मिलकर बहुत सोने पे सुहागा काम करेंगे। दूसरा, मेरे साथ जो राजीव भाई की दिल्ली में कार्यकर्ता है, मेरी तरह के भाई लोग हैं जो शनिवार इतवार अगर होता है तो परिवार के सब काम छोड़कर मेरे साथ राजीव भाई के काम में लग जाते हैं। तो उनमें कुछ लोग छूट जाए तो बुरा मत मानिएगा, शायद मैं भूल जाऊं। उसमें से मनविंदर भाई हैं जो लगे हुए हैं, ये तमनगर में साथ रहते हैं। हमारे अक्षत भाई हैं, बहुत अच्छे और आवाज के मालिक हैं और थोड़े बहुत अच्छे इंसान हैं। निखिल कालरा है, मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगा। विवेक भाम्बू है, सूरज सोनकर भाई है, उनका भी धन्यवाद मैं देना चाहूंगा कि वो हमारे साथ लगे हुए हैं। पीछे स्टॉल पे आप देख रहे हैं, उनमें मेरा एक छोटा भाई है, उसका दोस्त है, और राजीव भाई को सुनकर प्रेरित हुए हैं। और बाकी जितने भाई बंधु जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उन सभी का धन्यवाद दूंगा। निशांत भाई है गाजियाबाद से, ये हमारे बहुत सारे काम संभाल लेते हैं, लाने ले जाने का सामान। तो ये सभी मिलकर हम राजीव भाई भी अकेले कभी कुछ नहीं, सब साथ चलते थे उनके।
तो वो कर पाते हैं। तो इस तरह की टीम में आप सब लोग, कुछ नए भाई भी हैं जो आए हैं, जो जिससे परिचय हमारा पहली बार हुआ, वो राज भाई को सुनते आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मैं सिर्फ एक निवेदन करता हूं कि आप राजीव भाई के जितने भी नियम हैं उनको सख्ताई से लागू करिए, घर पर भी। उसके बिना आप देखेंगे कि आप बहानों में फंस जाएंगे कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और फिर जो बीमारियां आपकी हैं उन बीमारियों में फंसकर फिर आप अपना समय वेस्ट करने वाले हैं। मैंने इसका क्या हल किया, मैं आपको अपने बारे में, क्योंकि मैंने दिखाया, मुझे 1.5-2 साल लगे इस सबको करने, उसके रिजल्ट आने में, अपने शरीर में बदलाव, अपने घर में बदलाव, सब कुछ करने में। तो उनके हिसाब से मैं आपको एक कहानी से बताऊंगा कि क्या हुआ। आप ये देखिएगा, मेरा जो वजन था उस कारण से मेरे डायबिटीज होने के बहुत चांस हो गए थे, मेरे सांस फूलने लग गया था 28 साल की उम्र में, अभी मेरी 30 साल उम्र है। तो आप सभी के बहुत लोगों के साथ भी वही दिक्कत होगी, आपका पेट बाहर होगा, सांस फूलता होगा, वो सब। आप सबसे पहले एक काम कर लीजिए, जो राजीव भाई ने सीडी, स्वदेशी चिकित्सा की सीडी हमने उपलब्ध करवाई है, वो सुने, गंभीरता से सुने, सिर्फ सुने नहीं, गंभीरता से सुने, उसका पालन करें। उसमें सबसे पहले आप बाहर का जो खाने की चीजें आज हम खा रहे हैं, आपको मैं बता दूं वो सबसे खतरनाक चीज है जो हम कर रहे हैं, बाहर की चीजें खाने का। वो सुबह से वर्मा जी बहुत बता रहे हैं आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं खाता था, मैकडॉनल्ड का बर्गर खाता था, उसके सामने से बिना खाए नहीं निकलता था, लेकिन उसकी वजह से जो मेरी हालत थी वो मैं जानता हूं क्या थी। राजीव भाई ने मेरा जीवन बचाया। घर में आप एल्यूमिनियम का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह आप हांडी इस्तेमाल करिए, लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करिए, रॉट आयरन का, चिकना वो लोहा होता है वो नहीं, थोड़ा खुरदरा होता है वो लोहा इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे स्वाद में, पोषकता में वो कहीं ज्यादा अच्छा खाना आपका बनेगा। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि आपको हम बताएं कि किस प्रकार उसमें एफिशिएंटली आप खाना बनाएं। गैस खर्च होने दीजिए, कितनी महंगी हो जाएगी, आपके स्वास्थ्य से ज्यादा कीमती नहीं है। जितना पैसा आप डॉक्टर के लगा देते हैं उससे ज्यादा गैस आप नहीं खर्च कर सकते अच्छा खाना, देर में खाना बनाने के कारण। तो आप ध्यान रखिए कि उस चीज में मत पड़िए कि जल्दी खाना नहीं बन रहा, देर में बन रहा है, हफ्ते भर बाद मनोबल टूट गया, छोड़ दिया, वो मत करिए। वो करेंगे तो आप परिणाम उसके आपको भुगतने पड़ेंगे कि आप इस तरह से वैद्य जी के साथ लाइन में लगना पड़ेगा आपको। मैं चाहता हूं वैद्य जी की जरूरत ही खत्म हो, सिर्फ फोन पे बताए कोई दिक्कत ऐसी होगी जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, उनकी जरूरत ही ना पड़े। तो मेरा, आप दूसरी चीज ये करना चाहते हैं कि आप जो नमक है आपका, जो वर्मा जी ने बताया, नमक बदल दीजिए। उसका मैं एक छोटा बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ, माताएं सारी बहुत अच्छे से समझ जाएंगी कि नमक आप व्रत में खाते हैं, सेंधा, किस कारण से आप व्रत मतलब टूटे ना इसके लिए खाते हैं, क्योंकि अपवित्र चीज व्रत के दिन खाएंगे तो टूट जाएगा, यही है ना सेंधा नमक खाने का कारण। आप मुझे बताइए, अगर हमारे में हम इतने समझदार अपने आप को मानते हैं सब लोग, अगले दिन फिर वही अपवित्र चीज क्यों खाना शुरू कर देते हैं जो हम व्रत में नहीं खा सकते? कुछ पवित्रता होगी। मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने बताया कि, तो उसके डॉक्टर जो उसको थायराइड का इलाज कर रहा है, उसने उसको बोला कि सेंधा नमक खाने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और वो 5 साल से दवाइयां खा रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि उसकी दवाइयां ना छोड़े, उसको उसकी फीस आती रहे, उसने ये डरा दिया, उसने सेंधा नमक खाना छोड़ दिया, और आज वो और क्रॉनिक पेशेंट बन गया। तो आप थायराइड, बीपी, इन सब के लिए अपने घर का नमक आज 5 किलो भी रखा है, किसी भी कंपनी का नमक, आयोडीन युक्त नमक, ऊपर साफ साफ सूखा सूखा नमक फेंक दीजिए। नमक फ्री फ्लो नहीं होना चाहिए, नमक का गुण फ्री फ्लो का नहीं है, वो केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। तो आप आज ही सेंधा नमक लाइए, लाहौरी नमक लाइए, और खाना बनाने से पहले उसमें डालिए। आप देखेंगे 6 महीने में, और जो बदलाव करेंगे उसके साथ अगर ये भी बदलाव करेंगे, आप देखेंगे आपके शरीर की बायोकेमिस्ट्री बदलेगी, और इसकी जिम्मेदारी माताओं पे ज्यादा है। तो इसका ध्यान रखिए कि जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें सेंधा नमक इस्तेमाल करें। तो पहली चीज आप छोटी सी ये करें, मैंने यही बदलाव किया, तो मैं अपने अनुसार बता रहा हूं, और जो सफल रूप से मैं कर चुका हूं पिछले 1.5-2 साल में। दूसरा बदलाव आप करें कि आप चीनी बंद करिए। मीठा बंद नहीं करना, आपको चीनी बंद करनी है। बहुत लोग गलत ले लेते हैं कि चीनी बंद करने का मतलब, क्योंकि उनके लिए चीनी एक मीठे का पर्याय बन चुका है, तो वो चीनी का वो बंद करना सोचते हैं कि नहीं वो तो नहीं हो सकता। लेकिन आप चीनी की जगह बहुत सारे विकल्प हमारे पास उपलब्ध है जो हम कर सकते हैं। कौशल जी ने में बहुत अच्छी खांड उपलब्ध करवाई हुई है, सामने स्टॉल पे भी है। गुड़ है आपके पास, हमारे पास जैविक गुरुकुल का गुड़ है, वो उपलब्ध हमारे पास, वो आप खा सकते हैं, गर्मियों में भी खा सकते हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति है, मैं आपको बताता हूं कि हमने गुरुकुल में पूर्णतया जैविक गुड़ बनवाया है, जिसकी लोग हमें कहते हैं गर्मियों में आपने गुड़ क्यों मंगवाया, वो तो नहीं खाया जाता। तो हम उनको बोलते हैं कि गुड़ जो है
चीनी जो है आप साल में किसी भी मौसम में नहीं खा सकते, गुड़ आप पूरे साल खा सकते हो। इसका उल्टा हो गया कि चीनी आप हमेशा खा सकते हैं और गुड़ आप गर्मियों में नहीं खा सकते, बारिश में नहीं खा सकते, सर्दियों में सिर्फ खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत भ्रांति है हमारे मन में। अगर गुड़ प्योर है, मसाले वाला नहीं है, आप पूरे गर्मियों में, बारिश में और उसमें खा सकते हैं। खाना खाने छोटी सी जड़ी जरूर खाइए, क्योंकि दिल्ली में रहने वालों को जो धूल सब आप हमारे अंदर जाता रहता है। गुड़ की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कि वो सब कुछ अंदर साफ, इसोफेगस जो आपका है, खाने की जो नली उसको साफ कर देता है बिल्कुल, और कई बीमारियों से बचाता है। तो इतनी सी अगर ज्यादा गर्मी होती है, इतनी सी डली जरूर खाएं, दिन में एक बार तो जरूर खाएं। तो एक भ्रांति आप ये दूर कर लीजिए कि मीठे की जगह, चीनी की जगह आपको धागे वाली मिश्री, एक होता है जो क्रिस्टलाइज अलग अलग बिल्कुल साफ की हुई बड़े बड़े दाने होते हैं मिश्री टाइप के, वो नहीं। मिश्री मिठाइयों में सबसे उत्तम है। कृष्ण जी माखन मिश्री ही खाया करते थे, आपने सुना होगा। माखन और मिश्री का बहुत अच्छा मिश्रण है, जिसे आप खाएं तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो आप चीनी की जगह हर चीज में मिश्री डाल सकते हैं। जो धागा कुंजा मिश्री कई लोग जानते होंगे, वो आप इस्तेमाल कीजिए। महंगी आएगी, चीनी से ऑलमोस्ट डबल रेट हो सकता है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत पैसा बचाएगा, स्वास्थ्य बचाएगा आपका। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। तीसरी चीज है तेल। तेल आप बदलिए। मेरी माता जी पीछे बैठी है, मुझे पता है उनकी हालत, कि वो तेल सिर्फ मैं बोल के करता था कि यार नहीं आप सफोला खाओ, ये खाओ, वो खाओ, रिफाइंड तेल जबरदस्ती अच्छा से अच्छा लेकर आता था, लेकिन इस चक्कर में उनके दिल जवाब देना शुरू हो गया था। आज केवल तेल बदलने का ही मैं मानता हूँ 75% उसका ही कारण है कि वो आज बिना सांस फूले 4 फ्लोर भी चढ़ जाए तो उनका सांस नहीं फूलता। तो मैं कहीं ना कहीं मेरा वो बदलाव किया तो हुआ, मेरा भी उस वजह से वजन कम हुआ। तो तेल आप सबसे पहले बदलिए। घर में अगर 10 लीटर 5 लीटर कुछ भी आ गया, अभी किसी कंपनी का ऐड आ रहा है कि वर्ल्ड्स हेल्थीएस्ट ऑयल, फॉर्चून का आता है, पता नहीं किसका आता है, तो वो जो तेल है वर्ल्ड्स हेल्थीएस्ट ऑयल नहीं है, उनके लिखने से नहीं होता। तेल जो आपके कोल्हू में से निकला तेल, चाहे उस 80% भी शुद्ध अगर तेल है मार्केट में कैसा भी मिल रहा है, वो आप ले लीजिए, उससे लाख गुना बेहतर है। आप लीजिए, इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा होगा। तो आप सभी लोगों को इसमें कुछ समझ में आ रहा है? मैं बहुत सिंपल उसमें बता रहा हूं, सवाल थोड़ी देर बाद। उसके बाद आपको जो बदलाव ये करना है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप अगर ऑफिस में हैं या कहीं पर भी हैं, आप गलत खाना कब खाते हैं। आप सबसे ज्यादा गलत खाना खाते हैं जब आप लंच के बाद ऑफिस में होते हैं, 3 से 6 के बीच में। आपके दोस्त लोग बोला चलो समोसे खा ले, चलो कोल्ड ड्रिंक पी ले, कुछ भी कर ले। आप नहीं भी खा रहे, वो आपके लिए ले आया है, आपके देखते ही आपको भूख लगेगी, आप खा लेंगे। एक दिन खाया, आप करोगे चलो यार आज खा लेते हैं, करता था मैं ऐसा भी, चलो आज खा लेते हैं, चलो आज खा लेते हैं। करते 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 आपको नहीं पता लगता कि आपके पेट में कितने धीरे 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 जो बढ़ाव आना शुरू हो जाता है। उस कारण से आपके जितने भी फैट इकट्ठा होता है, उसकी वजह से पेट बढ़ता है। उसके लिए शरीर को, जैसे हमारी दिल्ली अगर छोटी सी पुरानी दिल्ली पहले थी, अब वो बढ़ती जा रही है, तो हर जगह लाइन कनेक्शन देने पड़ते हैं ना, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, वो यहाँ से वहाँ नजोगढ़ तक फैल गई। पुरानी दिल्ली पहले सिर्फ यहाँ पर हुआ करती थी पुरानी दिल्ली में। ऐसे जब आपका शरीर बढ़ता है तो शरीर को भी लाइंस, ब्लड वेसल्स, तरह तरह हर चीज उसको बढ़ानी पड़ती है, तो आपका जो है उम्र कम हो जाती है। आप ये ध्यान रखिए, पेट ज्यादा ना निकले, इसके कारण आप सबसे पहला काम घर में करिए, नीचे बैठकर खाइए। बहुत बड़ी बात, आप डाइनिंग टेबल देखेंगे घर में खुला खुला होगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि आजकल हमारे घर रेलवे की बर्थ जैसे हो गए, ऐसे पैर इधर उधर ऐसे करके निकलने पड़े। जिन लोगों की थोड़े जैसे ज्यादा बड़े घर ना हो, मैं देखता हूँ सामान भर भर के, सोफा वगैरह सब। मेरा भी घर का यह हाल, अभी थोड़ा बहुत भी अभी भी है, धीरे धीरे दूर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे निकलेंगे जैसे कोई रेलवे की बर्थ में निकलता है, सामान रखा हुआ इधर। खुले खुले घर होंगे तो खुले दिमाग होंगे आपके, चिड़चिड़ापन कम होगा खुला खुला देख के। क्योंकि इस मामले में देखता हूँ कि कितने वैज्ञानिक थे हमारे पूर्वज की, उन्होंने चारपाई बनाई। चारपाई जब सोना है तो बिछा ली, नहीं सोना तो खड़ी कर दी, जगह खुल गया। तो वैज्ञानिक थे वो लोग, उन सब लोग कहीं ना कहीं कुछ पालन करते आ रहे थे, जिसका हमने अनुसरण करना छोड़ दिया। हमने नीचे सोना छोड़ दिया, हमने नीचे एक बहुत अच्छी बात बोलता है कोई कि हम पहले जमीन बैठ के जो हमें देसी तरीके से हम संडास करते हैं वो तरीका होता था, अब हम कमोड पे आ गए। पहले जमीन पे सोते थे, हम बेड पर आ गए। पहले हम खेत में रहते थे या फिर गांव में रहते तो नीचे रहते थे, अब हम फ्लोर्स बनाते जा रहे हैं। तो हम जमीन से दूर होते जा रहे हैं, जमीन से जुड़ाव हमारा खत्म हो गया। हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। ऊपर चढ़ने की भूख जो हमारी हो गई,
कि हमें लगता है उस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए। क्योंकि एक शहर का मैं गांव का मतलब शहर गांव बहुत राजस्थान में है, लेकिन मेरा संवाद थोड़ा ज़्यादा उस तरह से नहीं होता कि मैं बहुत अच्छा वक्ता कुछ हूँ। मैं अपने दिल की बात बोलता हूँ तो लगना चाहिए कि आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ किसी की चीज़ का। गांव में जो है आज वो जो नकल कर रहे हैं हमारी, आप देखेंगे कि वो डिश टीवी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। फिर गांव में सबके घर में डिश टीवी आ गया, और गांव में जो मैगी, मैं आपको नाम लेके बताऊं, अगर मैगी जो है बच्चे आजकल डिनर में, जो बच्चे गांव के सुदृढ़ हुआ करते थे, बिल्कुल हेल्दी हुआ करते, जो हम गांव का कहते रहे, गांव का गबरू जवान ऐसे करके बोलते थे, अब वो बच्चे बचपन से मैगी खाएंगे तो क्या देश का भविष्य बनाएंगे। ऊपर से हमने उनको टीके देना शुरू करवा दिया। टीकों के लिए मेरे पास आपके बहुत महमीज भूमिका के लिए मैं थोड़ा बोल रहा था, जो मेरा मेन आज मैं बताना चाहता हूँ आपको जानकारी, कि टीके जो हमने बच्चों को डर के मारे लगवाने शुरू कर दिए। हमें डर लगता है कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए। आपको मैं ये बात अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मैं बता रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैंने सिर्फ आपको कहीं से पढ़कर बता दिया। मेरी बेटी यहीं पर है, 5 महीने की है सिर्फ। सबसे पहले तो डॉक्टर सबसे पहले उनको टेटनस का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं कि इन्फेक्शन ना फैल जाए। टेटनस का टीका लगवा लो, फिर एंटीबायोटिक्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बहुत कोशिश मुझे भी की। मुझे लगता है कि मेरे विवाह के बाद मैं 3-4 साल तक राजीव भाई को सुना, मैंने विवाह के 1-2 साल बाद, तो बहुत मेरा अच्छा फैसला था कि दुनिया में मेरा जो बच्चा आने वाला था वो राजीव भाई को सुनने के बाद आया। कि मुझे लगता अगर उससे पहले आता तो मैं सब कुछ उसको टीके में लगवाता, मैं सब कुछ करता। लेकिन आज अपने बच्चे को अपने हाथों से मैं जहर नहीं दे रहा हूँ। टीके को जहर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे आप में से लोग कहेंगे कि नहीं, टीका के बिना तो बच्चा वो हो जाएगा। मेरे घर में भी बोला गया। तो पहले अपनी पत्नी को मैंने टीके नहीं लगवाए, मैंने केवल उसको गोमूत्र पिलवाया। केवल गोमूत्र से बड़ा एंटीसेप्टिक कुछ नहीं, एंटीबायोटिक कुछ नहीं। बहुत लोगों ने बोला कि तुम रिस्क ले रहे हो, अपने बच्चे के साथ कुछ हो गया तो। अगर राजीव भाई ने जिंदगी कुर्बान कर दी, मैं अपने बच्चे को भी कुर्बान नहीं कर सकता क्या? मैंने ये बात मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। मुझे डर लगता था मन में, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास था राजीव भाई का कि नहीं, मैं गोमूत्र ही दूंगा। दही में मैं चूना मिलाकर कैल्शियम की कमी के लिए दिया करता था। लेकिन जब दिन आया पता लगाने का कि एक डॉपलर स्कैन होता है जिसमें बच्चे के हाथ पैरों की हाइट वगैरह नापते हैं, वो अल्ट्रासाउंड करके, आप देखें, आपको भी पता होगा। तो मेरा दिल थोड़ा धक धक कर रहा था कि देखता हूँ मेरा जो मैंने विश्वासगत काम किया वो कैसा निकलेगा। आप मानेंगे नहीं, जो डॉक्टर मुझे बोलते थे कि आप पढ़े लिखे हो के गोमूत्र की बातें करते हो, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप लोग पिछड़े हो गए हो, डॉक्टर मुझे जान पहचान के थी। उस डॉक्टर से मैंने शर्त लगाई थी कि अगर ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक रहा तो आप क्या करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि कह रहे जी देखते हो, आप ऐसा होगा नहीं। उसने वो डर गई, तो उसका कॉन्फिडेंस क्योंकि डॉक्टर का थोड़ा लो रहता है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो नापने शुरू किया रिपोर्ट आई तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं थी, कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। तो पहला मेरी सफलता वो थी। उसके बाद सबसे बड़ी दूसरी सफलता ये थी कि जब बच्चा हुआ उसके बाद सबने बोला कि पोलियो की ड्रॉप्स देनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, तो कहीं ना कहीं प्रदीप भाई भी अपने घर में उसी का विरोध करते थे, और मैंने भी उनसे बात की, भाभी जी से बात की, राजीव भाई की व्याख्यान सुने, तो पोलियो के ड्रॉप्स मैंने नहीं देने दी। उसके बाद बोला BCG का टीका 1 महीने पे ये, 15 दिन पे ये, 20 दिन पे ये, 2 महीने में ये, 4 महीने में ये देने पड़े। बाकायदा शेड्यूल पकड़ा दिया गया मुझे। मैंने कहा मैं ये भी नहीं दूंगा, मैं ये नहीं देना चाहता। मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से जहर नहीं देना चाहता। लेकिन साथ में मैं पढ़ता रहा। क्या पढ़ता रहा कि ये जो मैं राजीव भाई ने बोला वो सब बोला, वो एक्चुअली में तो लोग डर रहे कहीं कुछ सही तो नहीं, इसलिए नहीं कि मैं मन में अविश्वास था, इसलिए कि मैं इस लोगों को और बताना चाहता था। राजीव भाई की तरह बताने का मादा हम में नहीं, ना सब हम में नहीं। हम राजीव भाई जैसा अपना कोई नहीं हो सकता, ना मैं ना कोई और। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अभी जो लेटेस्ट डेटा कुछ है हमारे पास, जो हमारे को ज्यादा मैटर करता है, वो मैं बताऊं लोगों को। तो मैंने उस पर खोज किया, तो मुझे पता लगा कि वैक्सीन जो हैं वो विदेशी ताकतों की एक चाल है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कम करने का। आपको मैं बताइए, बहुत बड़ा अरबपति खरबपति है अमेरिका का, उसके मुंह से मैंने वीडियो आपको
उसके मुंह से वीडियो मैंने सुना है, वो ये कहता है कि अभी संसार की जो पॉपुलेशन है वो करीबन 7 अरब है और अगले 10-15 साल में वो 2000 करीबन 9 अरब हो जाएगी, 8-9 अरब हो जाएगी। तो अगर हम अच्छा कर पाए टीकाकरण अभियान में, अगर हम अच्छा कर पाए हेल्थ सर्विसेज में, अच्छा हम कर पाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज में जो बच्चा वगैरह के लिए होता है, अगर हम अच्छा कर पाए, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, तो हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10 से 15% घटा सकते हैं। आपको बात समझ में आई? अगर वो टीकाकरण अभियान में अच्छा करते हैं, हेल्थ सर्विसेज सबको मुहैया करवा देते हैं, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 10 से 15% घटा सकते हैं, मतलब करोड़ों लोगों को मार सकते हैं। इसकी गंभीरता आप समझिए कि वो इसमें उनका जो टीकाकरण का अभियान है, हमारे गांव-गांव में हॉस्पिटल खोलने का जो अभियान है, वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो उनके अनुसार कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, उसमें से जो वो श्रेष्ठ लोग अपने आप को मानते हैं सिर्फ वही बचने चाहिए, उसका एक अभियान है। और वो अभियान तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देश जिनको उन्होंने नाम दिया हुआ है, हालांकि मैं मानता नहीं राजीव भाई की तरह, उन देशों के लोगों को जब तक सबको टीके नहीं लगवा देंगे, वहां पर पॉपुलेशन आप कम नहीं कर सकते। आप पॉपुलेशन कम करने का एक तरीका है कि आप कहीं परमाणु बम गिरा दो, एक साथ मार दो, तो उसका नाम किसी के ऊपर तो आएगा। आप लेकिन टीके देते जाइए, लोगों को टीके देते जाइए। मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट है बकायदा कि टीके देते हुए जाएंगे आप, तो उससे क्या होगा कि लोग धीरे धीरे मरेंगे। एक तो होता है एकदम से मारना, एक होता है धीरे धीरे मारना। 25-30 साल में अगर कोई किसी कारण से मरेगा तो वो किसी के ऊपर उसका ब्लेम नहीं जाएगा। पहला तो ये कि आप वैक्सीन देते जाइए और वो 25-30 साल में मरेंगे धीरे धीरे, और ऐसे वैक्सीन दीजिए जो धीरे धीमा जहर का काम करें। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं आपको मैं। अनूप जलोटा का नाम सुना है आपने? उनके एक भतीजे हैं, वो बुक फेयर में हमारे पास है, पहली बार मिले, रो रहे थे कि मेरी बेटी जो है उसको, मैं अभी 2 साल की है, वो आग में हाथ डाल देती है, डरती नहीं कि वो जल जाएगी, वो गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है, उसे डर नहीं लगता। तो मैंने कहा बहुत बहादुर बच्ची है आपकी, लेकिन मैंने कहा भाई साहब आप नहीं समझे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरी बच्ची का दिमाग पे असर हो गया है। उसका दिमाग जो डॉक्टरों ने बहुत सही था, इंजेक्शन जो दिए मम्प्स के, किस किस के, वो दे देकर मेरी बच्ची का दिमाग बेकार हो गया है। क्यों? उसने बहुत रिसर्च की, कहता मैं लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ कि जो वैक्सीन होते हैं, इसका प्रमाण मैं थोड़े दिनों में उपलब्ध करवा दूंगा, कि जो वैक्सीन होते हैं उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए उसमें पारा डाला जाता है, मरकरी। और मरकरी अगर आप डाल रहे हैं, अगर उसे ऐसे ही डाल दिया तो वो विनाश का कारण बनता है। अगर आपके न्यूरॉन्स में मरकरी जमा हो जाए किसी भी कारण से, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा कि न्यूरॉन्स जो आपके दिमाग में होते हैं उसमें अगर मरकरी चला जाए तो गारंटी है 90% के बच्चे या जिसके भी पास हो गया है वो दिमागी रूप से अपंग, विकलांग, मंद बुद्धि होने के पूरे चांसेस हैं आगे जाके। और नहीं तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा कोई ना कोई मानसिक विकार उसमें आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक एक्सपायरी डेट 3 से 6 महीने हो जाए, वो हमारे बच्चों को बच्चा नहीं समझते, राक्षस हैं ये लोग। तो आप सोचिए, आप लोग डर के मारे जब कोई ऐसा स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, कुछ भी ऐसा आता है, आप इंजेक्शन लगाने भागते हैं, मत भागिए। क्यों जी? मैं बोल रहा हूं आपको, उनके लिए पहले गैर जरूरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अपने देश का नंबर बाद में आता है उनका, वो अपने देश में भी करेंगे, लेकिन पहले उनके लिए डेवलपिंग कंट्रीज जिनकी उनके सामने कोई कीमत नहीं, उनको करेंगे। वो अलग बात है कि पिछले 60 साल से भारत डेवलपिंग कंट्रीज के तमगे से आगे नहीं बढ़ा, उसका कारण बहुत वो लंबा चौड़ा है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उनके लिए अफ्रीका, जितने भी ये हमारे एशिया की कंट्रीज हैं, चाइना वगैरह छोड़ के, जापान वगैरह छोड़कर, ये सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं कि गरीबी से, इन सब से, उनके लिए कोई कीमत नहीं। जी हाँ बिल्कुल। प्रदीप भाई ने जानकारी एक और दी जो कि जो भी टीका है, अगर आप मान लीजिए उसका
उसका दवाई लेकर जाते हैं या परीक्षण कराने की लेबोरेटरी में, तो आप कानूनी रूप से उसका परीक्षण नहीं करा सकते कि आप साबित कर दे कि मैं सबका पर्चा खोल दूंगा, ये कर दूं, नहीं कर सकते, आपको जेल हो जाएगी। इतनी हम बंधन में हैं कि एक जहर को अगर हमें दिया जा रहा है, आपको पता है पोलियो में क्या होता है। मैंने बहुत सारे केस, हमारे राजीव भाई के साथ जब काम हम करते हैं, दिल्ली भर में, देश भर में घूमते हैं, बहुत लोग सामने आते हैं, बोलते हैं कि 10 साल की बच्ची थी या जो भी बच्चे को पोलियो नहीं था, पोलियो की खुराक दी, 10 दिन में पोलियो हो गया उसको। पोलियो के कीटाणु जो हैं उसमें मृत स्वरूप में होते हैं, पोलियो की ड्रॉप में, अगर आपको जान के ना हो, वो इस तरह के होते हैं कि आपके शरीर में पोलियो के विरुद्ध कुछ सैनिक खड़े हो जाएं, पोलियो की बीमारी से लड़ने के लिए, कि अगर कभी पोलियो बीमारी आए तो वो सैनिक लड़ भिड़ के उस वायरस को खत्म कर दें। इसके लिए आपको पोलियो की ड्रॉप दी जा रही है आपके बच्चों को, मतलब पोलियो के ही जीवाणु दी जा रहे हैं। आप सोचिए अगर गलती से कोई ऐसा जीवाणु चला गया, क्योंकि जो पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं मैंने देखा है वो किस तरह से, जो उनको सिर्फ हुक्म मिलता है कि अगले संडे पोलियो ड्रॉप, अपने बोरा बिस्तर उठाते हैं, चल पड़ते हैं, पोलियो ड्रॉप पकड़ा, पोलियो ड्रॉप पकड़ा, पोलियो ड्रॉप, ये करते हैं बस वो। और ये मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तब शुरू हुआ था पोलियो अभियान पहली बार, अभी तक चलता आ रहा है, पोलियो नहीं खत्म हुआ। तो आप ये देखिएगा, मैं हाँ पोलियो जो पिलाई जाती है वो मुफ्त में पिलाई जाती है, तो मतलब इससे उन लोगों को क्या फायदा है? अगर उनको कोई प्रॉफिट, पैसे कमाने हो तो मैं उसका बताता हूँ। अभी आपने बिल गेट्स का नाम सुना है? जो इस शब्द मैंने अभी बताया कि 10 से 15% आपके दुनिया की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, ये बिल गेट्स के शब्द हैं। उसका वीडियो है बाकायदा, ऐसा नहीं कि उसने गलती से बोल दिया या कुछ ऐसा है। जो लोग इंटरनेट जानते हैं वो यूट्यूब पे सर्च कर ले, बिल गेट्स टेड की बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों ने सुने होंगे, TED। उसके अंदर लेक्चर में बहुत वो साफ साफ बोलता है इस बात को कि वी कैन रिड्यूस वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 10 to 15%। और उसका बिल गेट्स की एक है मेलिंडा, बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन। आपने अगर वो जो हमको लग रहा है कि चैरिटी में दे रहा है, हमारे देश की भलाई के लिए दे रहा है, मीडिया उसके गुणगान गा रहा है, पीछे पीछे घूम रहा है, हमारी सरकार उसके पीछे पीछे घूम रही है, वो इंसान एक्चुअली में क्या कर रहा है? हमारे बच्चों को, आगे जनरेशन को खत्म करने की तैयारी। और जो इस संसार में बिलियनियर्स का एक ग्रुप है, उनकी सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसको लीड किया बिल गेट्स ने। उनको ये डिसीजन लिया, उन्होंने लिया कि इस दुनिया में कौन जिएगा और कौन मरेगा, ये वो डिसाइड करेंगे। और मरेगा कौन, वो हास्यास्पद चीज है लेकिन बहुत गंभीर है। वो ये कहते हैं, मुझे जो मेरा विश्लेषण है, वो कहीं सोचते होंगे कि जो लोग डर के मारे, हमने कुछ प्रचार किया या सरकार के द्वारा करवाया, उस प्रचार के प्रभाव में आकर उन्होंने वैक्सीन लगाया या अपने बच्चों को लगवाया, वो इतने मूर्ख हैं तो उन्हें जीने का क्या हक? आपको बात समझ में आई? हाँ, आप सोचिए, उन्होंने एक करके एक क्राइटेरिया तय कर रहे हैं कि आप, वो अनकहा क्राइटेरिया है कि भाई अगर आपने वैक्सीन लगा लिया तो मरने ही वाले हैं, तो अगर आप वैक्सीन लगा रहे तो मूर्ख हैं, तो आपको जीने का वैसे ही क्या हक? हो सकता है हमारे यूनिवर्स में बाहर कोई एलियन आए, वो हमसे लड़े, तो वो स्मार्ट लोग तो मिले उनको एटलीस्ट लड़ने के लिए, मूर्ख लोग क्यों मिले? ये विश्लेषण कहीं ना कहीं आप सोचे, मैं वैसे हास्यास्पद चीज है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि वो चाहते स्मार्ट लोग रहें, जो उनके हिसाब से वो मानते हैं वो स्मार्ट हैं, जानते नहीं। जानने और मानने में बहुत फर्क है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो करोड़ों रुपए बिल गेट्स की फाउंडेशन वगैरह सब यहाँ पे कर रही है, जिसकी वजह से प्रचार हुआ है, जो फ्री में पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जा रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये, उनके लिए पोलियो की ड्रॉप्स की कीमत कोई मायने नहीं रखती। जो करोड़ों अरबों डॉलर वो खर्च कर रहे हैं, जो उनका लक्ष्य है, उसके सामने वो जेब से ही पैसा भरेंगे तो चलेगा, वो उनका लक्ष्य, उनको पूर्ति करनी है उस लक्ष्य की। तो वो जो ग्रुप, सारे बिलियनर्स का ग्रुप है, वो डिसाइड कर रहे हैं कि आप जिएंगे या मरेंगे। तो आपसे मेरी एक निवेदन है छोटा सा, मेरी 5 महीने की बच्ची है, मैं उस पर करके मैं आपको बता रहा हूँ, अभी धीरे धीरे बड़ी होगी, भगवान करे ये चीजें सफल रहे। लेकिन आप अपने बच्चों को अगर टीका जो लगवा दिया है तो ठीक है, आगे से ना लगवाएं। उसका कारण में 2 कारण आपको मैं बता देता हूं कि जो इसके 3 तरह से आप उसको मार सकते हैं। कि फर्टिलिटी, एक पहला तो आप कहोगे कि 25-30 साल में आप मरे तो किसी पर शक ही नहीं जाएगा कि किसने मारा, किस सरकार ने मारा, किस फाउंडेशन ने मारा, आपको वैक्सीन देकर। दूसरा, आपको जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं वो आपकी फर्टिलिटी कम करती है।
बच्चे पैदा करने की क्षमता आपकी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है इन वैक्सीन की वजह से। इसके भी प्रूफ हैं। तो आप देखिए, जब अगर फर्टिलिटी होगी ही नहीं तो जनसंख्या कहां से बढ़ेगी? या तो मार दो, मारने के बाद पैदा होना बंद कर दो। दूसरा चीज ये है। तो आप देखेंगे कि जो आज जितने भी इतने सारे कारण, नपुंसकता, बच्चे नहीं हो रहे तो अपंग हो रहे, ये इस कारण से हो रहा है कि ये जो वैक्सीनेशन है आपने को बचपन में लिया किसी भी, वो आपके नुकसान कहीं ना कहीं कर रही है। अगर कोई महामारी फैल रही है उससे में आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि आगे कोई बड़ी महामारी फैलेगी तो आप इम्यून नहीं है उससे। वो सबसे पहले आप जिसने इंजेक्शन लगवाया उसी को ही पकड़ेगी और जिन्होंने नहीं लगवाया वो बच जाएंगे। तो अगर आप किसी बीमारी के डर से, तो आगे क्या होगा अगर कोई महामारी, और आपको बताओ महामारी फैलती कैसे है कि बाकायदा वो बनाते हैं वायरस, जैसे कंप्यूटर के वायरस बनते हैं वो बनाते हैं, किसी का जेनेटिकली उसको इतना मॉडिफाई करके कि वो किसी बीमारी से, दवाई से ठीक ही ना हो। या जो आपको वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में दिए गए 10-15 साल का अभियान में उन्होंने दिए, वो जो वैक्सीन लगी उस वजह से आपके शरीर में जो बदलाव हो गया, वो वायरस उस बदलाव की वजह से इतना स्ट्रांगली आपके शरीर में आकर आपको मारेगा कि आपको पल भर नहीं लगेगा। जैसे वो वायरस के कांटेक्ट में आप आए आप मर गए। उसका शक वायरस पे है, किसी सरकार या किसी ग्रुप पे नहीं आएगा। स्वाइन फ्लू, राजीव भाई ने बहुत ही बढ़िया व्याख्यान इसके ऊपर दिया हुआ है, जो सीडी वगैरह है उसमें आपको मिल जाएगा, जो मेमोरी कार्ड है उसमें मिल जाएगा कि स्वाइन फ्लू की बहुत कड़वी सच्चाई राजीव भाई ने बताई है। तो उसको मुझे बताने की जरूरत है, उसके लिए आप राजीव भाई का व्याख्यान सुनिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि डर के साए में जिंदगी जीना छोड़िए, क्योंकि वर्मा जी ने ये बोला है कि पाइल्स की बीमारी तो होगी ही होगी, आप अपने पीढ़ी को भी, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी नष्ट करेंगे। क्योंकि जो इंसान डरेगा, वर्मा जी ने बोला एक चीज तो है कि पाइल्स अगर आपको है तो आप डरते हो, या आप डरते हो तो आपको पाइल्स होगी, ये दोनों चीजें होंगी। तब डर के अपने बच्चों को जो मर्जी कुछ ना खिलाएं, जो मर्जी टीकाकरण ना कर दें। क्योंकि मैं ये कहता हूं आपको कि डर की वजह से जिंदगी में अगर आपने बच्चों को ही जहर देना शुरू कर दिया तो आप बिल गेट्स या कोई और देश, अमेरिका तो बाद में दुश्मन होगा, आप सबसे बड़े दुश्मन हैं। बच्चे कुछ नहीं सीख कर आते, हम जो करते हैं वही वो करते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि जो लोग टीका दे रहे हैं, आप सभी प्रण कीजिए कि टीका आप लोग अपने बच्चों को जो भी सर्कल में जहां तक संभव हो नहीं लगवाएंगे। मंजूर है आप लोगों को? आप सब लोग हाथ खड़ा करके अगर बोलेंगे तो मुझे खुशी होगा। तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो शिविर की सार्थकता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक अगर बदलाव, बाकी सब तो आप करें ही करें, ये बदलाव भी जरूर करें, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा सकेंगे। क्योंकि उनको सिर्फ खिला पिला कर नहीं, जहर ना देकर भी हम बचाएं तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि एक छोटा सा 5 मिनट और लूंगा मैं, फिर आप लोगों को वैद्य जी को दिखाना भी है कि जो शिक्षा है, मैं इस बात पे थोड़ा सा चिकित्सा से हटके है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चों को हम सोचते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, क्योंकि मैंने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया एक इंग्लिश स्कूल में पढ़कर अंग्रेजी सीखने के अलावा, क्योंकि मुझे लगता है मेरा मानसिक विकास उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था अगर मैं हिंदी अच्छा पढ़ता या अपनी मातृभाषा में पढ़ता। वो राजीव भाई के बताने के बाद मैंने विश्लेषण किया तो पता लगा कि जो मेरे अंदर कुछ कमी है या स्मरण शक्ति कम है, ज्यादा है, जो भी कुछ है, वो सब इसी वजह से है कि मैंने अंग्रेजी पे ही जोर दिया। क्योंकि मुझे डंडा मार मार के अंग्रेजी ही बोला गया, माँ बाप ने नहीं मारा, बाहर वालों ने मारा। क्योंकि मैं किसी को अगर आज के दिन में भी मैं खादी पहनकर कहीं जाऊं, उसको नमस्कार बोलता हूं, तो वो मुझे मेरी तरफ मुड़ के दोबारा देखता है। अगर आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो मुड़ के नहीं देखेगा, आप नमस्कार बोलिए, धन्यवाद बोलिए। मैं हिंदी में साइन करता हूं तो मेरे चेहरे की तरफ पहले देखता है। तो ये जो शिक्षा अपने को लगता है कि हम तो चलो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चों को अंग्रेजी जरूर पढ़ाएंगे, तो मैं आपको बोलता हूं सबसे ज्यादा जो बेकार चीजें होती है वो अंग्रेजी में ही लिखी हुई होती हैं। जो पढ़ के, जो आपको नहीं पता बच्चा पढ़ रहा है, आपको ये नहीं पता कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, तो आपको उसको रोकेंगे कैसे? उसको पता अंग्रेजी पढ़ रहा है वो। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूं। आप में से कितने लोगों को पता है कि जंक फूड का मतलब क्या होता है? जंक फूड कोई एक बताए। जिनको पता है, जो मेरे साथ रहते हैं वो उनको पता होगा शायद, लेकिन जो आप बताइए जंक का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी का, मैं अंग्रेजी के लिए बता रहा हूं, क्या होता है बेटा? जंक, JUNK। हाँ, मैं ठीक है, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। अब
कोशिश करी उसने, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं, डिक्शनरी में अगर आप पढ़ेंगे जंक का मतलब क्या होगा हिंदी में, आपको पता है? हाँ, जंक यार्ड होते हैं, कूड़ा घर, करकट घर। आप मुझे बताइए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि जंक का मतलब कूड़ा होता है। वो ये सोचते हैं कि इसका नाम जंक फूड है तो कुछ पौष्टिकता वाली चीज होगी, तो वो बिंदास खाते हैं क्योंकि उसका नाम अंग्रेजी में जंक है। तो मैं बोलता हूं लोगों कि आप ऐसा करिए, जब कुछ ऐसा खाने का मन करे आप बोले चलो कूड़ा खाना चलते हैं, कूड़ा खाने चलते हैं। तो आप मुझे बताइए, कोई भी सभ्य इंसान ये कहेंगे चलो कूड़ा खाने चलते, कभी खाएगा? नहीं खाएगा। लेकिन आप कहते हैं यार चलो फास्ट फूड, जंक फूड, ये खाते हैं वो खाते हैं, तो चलो हाँ ये हम पेप्सी वगैरह से पी लेते हैं। आप ये देखिए, सिर्फ अंग्रेजी में उसको बदलने से मतलब वो कुछ पौष्टिक चीज होगी बच्चों की नजर में तो वो पिएगा। आप जूस की दुकान पे, मुझे पता है मैं छोटा था, जूस की दुकान पे फ्रूट बियर रखी होती है, फ्रूट बियर। मेरे दोस्त मुझे बोलते थे, जूस वाला बोलता था पी लो जी ये तो फल की बनी हुई है, लेकिन मैं कहता हूं उसमें बियर क्यों लिखा है? अगर वो अच्छी है, बियर क्यों लिखा है? मैं उसे पीऊंगा, थोड़ा बड़ा होऊंगा, सिर्फ बियर आएगी जब सामने, तो ये तो फ्रूट बियर है, नुकसान नहीं करती, मैं पीऊंगा, बियर के बाद मैं शराब पीऊंगा। तो आप ये देखिए, सिर्फ अंग्रेजी में कुछ लिख देने की वजह से आपका बच्चा उस तरफ अट्रैक्ट होकर उसको शुरू कर देता है बिना अकल। आप मना भी नहीं करते। आप आइसक्रीम खिलाते हैं जिसमें जेलेटिन मिला हुआ है, जेलेटिन जो मरे हुए जानवर, जो कटते हुए जानवर की आंतों से बनता है। आपको मैं बहुत बड़ी बात बताऊं, कोलगेट आप जो कर रहे हैं, हड्डियों का चूड़ा मुंह में रगड़ रहे हैं व्रत वाले दिन भी, क्योंकि एक बकायदा एक वीडियो है इंडिया टीवी की, उन्होंने जो हड्डी जो जानवर करते हैं उसका जो हड्डियां बचती हैं, क्योंकि उसको कोई भी प्रोडक्ट वो लोग बेचा, वो व्यापारी लोग हैं, जानवर काट भी रहे हैं तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है ट्रांसपोर्ट करवाने में, ये कराने में, वो बड़ी मेहनत के साथ उसको लेके आए, तो उसका खून तक नहीं बेकार जाने देंगे, एक एक बाल बेकार नहीं जाने देंगे। तो हड्डियां जब कटने के बाद बचती है, सबसे बड़ा ग्राहक ये टूथपेस्ट की कंपनियां हैं, जो उस हड्डी को उबल के तेल बनेगा तो बहुत सारे सस्ते जो होटल जिनको कोई मतलब नहीं आपके स्वास्थ्य से, वो उस तेल को अपने जो खाने के तेल में मिलाकर आपको खिलाते हैं, आप होटल में खाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप अगर ये हड्डियों का चूरा या कोलगेट, हम कोलगेट मंजन करने का या दातुन करने का पर्याय बन चुका है, आपको पता है ना। कोलगेट कर लो, मंजन नहीं बोलते, दांत साफ करना नहीं बोलते, कोलगेट कर लिया, हाँ आपने कर लिया, हाँ कर, मंजन नहीं बोले, तो पर्याय बना दिया उन्होंने, इतना दिमाग में घुसा दिया। तो आप सबसे पहली एक रिक्वेस्ट मेरी है, घर में टीवी बंद करें थोड़ा सा। मैंने किया, मुझे जब लोगों ने बोला कि आपकी बच्ची देखेगी तो क्या करेंगे, मैंने कहा मैं खुद ही देखना छोड़ देता हूं, तो घर से टीवी हटा दिया। आप लोग हटाइए, उसको कुछ अच्छी कहानियां खुद सुनाइए। राजीव भाई की सीडी में 7वां व्याख्यान है बच्चों के बारे में, आप अपना छोड़ दीजिए। मैं आप कहता हूं, आप लोग स्वार्थी, आप नहीं सुनना चाहते, नहीं है टाइम, 1 घंटा निकालकर स्वदेशी चिकित्सा का 7वें नंबर की सीडी सुनिए अपने बच्चों के लिए। अगर आप अपने आप को अच्छा माँ बाप मानते हैं, स्वदेशी चिकित्सा का चेन्नई व्याख्यान का 7वां सुनिए, वो आपके बच्चों के लिए है कि कफ वृद्धि किस प्रकार आपके बच्चों को बीमार होने से लेकर आगे अपराधी बनाने की राह पर लेकर जाती है। तब आपको गंभीरता समझ में आएगी कि जो आप आजकल ये कहते हैं कि बच्चे मानते नहीं, हम तो क्या करें, उनको सिगरेट पिला दीजिए, वो मांगते हैं फिर तो, अगर बच्चे हैं तो। आप शराब पीते हैं, वो कहते हैं मेरा मन कर रहा है शराब पीने, तो पिला दीजिए ना उसको। ऐसे आप बर्गर खिला रहे, खिला दीजिए, खिलाते तो सब कुछ खिलाइए ना उसको, फिर क्यों मना करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको उसके मन, आपको उसे सिखाना है, वो आपको अभी ना सिखाए, बाद में वो सिखा देगा जब वो समझदार बन जाए।